तो चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था अशोक के बारे में, वो टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। ये टॉपिक रेगुलरली आपको पढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो जो नए लोग हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग वीडियो देखते हैं यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य की ओर। यहाँ पर देखिए, ब्राह्मण साम्राज्य में सबसे पहले शुंग एवं कण्व वंश का चर्च आता है। पुष्यमित्र शुंग जो था वो शुंग वंश की नींव डाली थी, कहाँ? मगध पर, ठीक है। ये जो था ब्राह्मण जाति का था, इसीलिए जो है इसे ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। शुंग शासकों ने अपनी पहली राजधानी जो है वो विदिशा में बनाया था। कहाँ बनाया था? विदिशा में। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिनांडर को पराजित करने वाला कौन था, तो ये पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो था वो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। कितनी बार? 2 बार। इसके लिए उसने किसकी सहायता ली थी? तो पतंजलि की सहायता से उसने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार, आप कहीं भी देखिएगा तो पूछा हुआ क्वेश्चन में आपको ये जरूर मिल जाएगी कि बताइए कि पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ कराया था वो किसकी, या ऐसे पूछता है कि पतंजलि जो थे वो किसके समय के, मतलब किसके कार्यकाल के थे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। भारहूत स्तूप का निर्माण जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही करवाया गया है। शुंग वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो वो देवभूति था। ये हत्या जो है 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दिया, और उसने जो है वासुदेव ने इसकी हत्या करके मगध पर वो कण्व वंश की स्थापना कर देता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव है और ब्राह्मण वंश का पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। यही प्रश्न ज़्यादा आते हैं, याद रखिएगा। ब्राह्मण वंश या शुंग वंश में जो है यदि संस्थापक की बात करेंगे तो पुष्यमित्र शुंग होगा, अंतिम शासक की बात करेंगे देवभूति होगा, कण्व वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो वासुदेव होगा, और कण्व वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो सुशर्मा होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग सातवाहन राजवंश। तो सातवाहन राजवंश के बारे में आइए जानते हैं। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर देता है। देखिए, ये कण्व वंश के बाद आता है सातवाहन वंश, और सिमुक जो होता है ये जो सुशर्मा था कण्व वंश का अंतिम राजा, उसकी हत्या कर देता है और सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है। सातवाहन जो था वो आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी, सातवाहन शासकों जो था अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि गोदावरी नदी के किनारे जो है वो स्थापित करता है, और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। सातवाहन वंश के सबसे प्रमुख शासक सिमुक आता है। सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, पुलुमावी एवं यज्ञश्री सातकर्णी। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि सभी का जो नाम है ना उनकी माताओं के नाम से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन कहा जाता है कि सातवाहन वंश भी पितृसत्तात्मक ही रहा था, भले ही माता के नाम पर नाम का प्रचलन रहा हो। आगे देखते हैं सातकर्णी जो था, इसमें से ध्यान रखिएगा ये सातकर्णी जो था वो 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। सातवाहन शासकों के समय में जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान से रखना है कि सातवाहन शासकों के समय जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे वो हाल एवं गुणाढ़ थे। अब हाल के द्वारा जो है गाथा सप्तशती, ठीक है, तब गुणाढ़ के द्वारा बृहद कथा, ये दोनों अलग अलग जो पुस्तकें हैं इनकी रचना ये है। हाल द्वारा गाथा सप्तशती और गुणाढ़ द्वारा बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की गई है। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा जो कि सबसे अधिक, ठीक है, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे वो कहाँ से मंगाते थे, तो रोम से मंगाते थे। आगे देखते हैं, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ जो है वो सातवाहनों के द्वारा ही शुरू किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख मिलता है। सातवाहनों की राजकीय भाषा की बात करते हैं तो प्राकृत थी, एवं लिपि की बात करते हैं तो ब्राह्मणी थी। सातवाहनों में हमें मातृत्व, देखिए यहाँ पर भी बातें लिखी गई है कि मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं का जो नाम होता है वो उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन जो राजकुल था वो पितृसत्तंत्रात्मक ही था, क्योंकि राज सिंहासन पर जो बैठता था वो उत्तराधिकारी पुत्र ही बैठता था, ठीक है। आगे चलते हैं। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा, ठीक है। गौलमिक जो था एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, क्लियर, जिसमें 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। देखिए इतना डिटेल नहीं पूछेगा, पर यह जान लीजिए कि गौलमिक जो होता था ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन का काम करता था।
और वो होता कौन था, तो सैनिक का प्रधान होता था। ठीक है। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य, सैनिक टुकड़ी का सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ, जो उसके समय क्या क्या बना है उसकी बात करते हैं। तो ये कार्ले का चैत्य है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं, अमरावती का कला का विकास है, और सातकर्णी एवं सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो है पुल की काम किया, मतलब एक सेतु का काम किया। ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं चेदी राजवंश की ओर, जो कि कलिंग यानी कि अभी अब प्रेजेंट की बात करते हैं तो उड़ीसा में पड़ेगा। अशोक की मृत्यु के उपरांत, मतलब उसके बाद, संभवतः कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय होता है। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ से मिलती है। ठीक है। खारवेल इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा होता है। ठीक, ये बातें भी ध्यान रखने योग्य है। खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में एक गुफा का निर्माण भी करवाया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के यवन राज्य। ठीक है। भारत में जो आक्रमणकारी आते हैं उसका भी चर्चा यहाँ पर दिया गया है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले हिंदू यूनानी आया है, फिर शक आया, फिर पल्लव आया, उसके बाद कुषाण आया। तो आइए इसके बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। सेल्यूकस के द्वारा जो स्थापित पश्चिमी एवं मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम जो था उसने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके प्रति अनेक प्रांत जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम कर रहा था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथ्रीडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटी आल्किडस एवं हर्मिक। देखिए यहाँ पर मिनांडर प्रमुख हो जाता है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार इसने कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात की बात करते हैं तो मिनांडर था, जिसका पीरियड 165 से 145 ईसा पूर्व रहा। इसकी राजधानी साकल, जो कि आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित थे। मिनांडर प्रश्न करता था और नागसेन द्वारा उसका उत्तर दिया जाता था। इस बातें को एक पुस्तक में संग्रहित किया गया है और इस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद का प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। ठीक। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसने जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। बस सिर्फ जारी किए थे, मतलब कितना चलाए थे और कितना मतलब नहीं चलाए थे, मतलब ज़्यादा अमाउंट में इसने नहीं चलाए थे, बस सिक्के जारी किए थे। ये बातें यहाँ से नोट करनी कि सबसे पहले सोना का सिक्का हिंद यूनानियों ने ही चलाया था। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। ठीक है। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन किया, आरंभ किया। भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए ये अवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। होता ना स्क्रीन पर जो दीवार पे टांग के दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं यहाँ पे। ठीक। अब यहाँ पर देखिए शक के बारे में जानते हैं। ठीक है। हम लोग हिंद यूनानी जाने, उसके बाद शक, फिर पल्लव है, फिर कुषाण है, याद रखिएगा। यूनानियों के बाद कौन आए तो शक आए। शकों की 5 शाखाएँ थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में हुआ करती थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा जो था वो उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा की बात करते हैं तो मो था। शक मूलतः मध्य एशिया का निवासी था जो चारागाह की खोज में भारत आया था। क्लियर। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखिएगा, 58 ईसा पूर्व में। ठीक है। शकों पर विजय के उपरांत 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में लगभग 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। ठीक है। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबी, देखिए इतना ऊपर जो देखें हम लोग शाखाएं, 5 शाखाएं, उसमें से सबसे ज़्यादा कहता है कि पश्चिम भारत में जो शक था वो उसका प्रभुत्व सबसे ज़्यादा रहा। ठीक है। उसने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुआ करती थी और भारी संख्या में चांदी के सिक्के इसने जारी किए।
शकों का सबसे प्रतापी राजा की बात करते हैं तो रुद्रदामन प्रथम था। जिसका शासन की बात करते हैं तो 150, 130, 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील, ये याद रखिएगा, ठीक है, उस झील का इसने पुनरुद्धार किया, ठीक है, जो सुदर्शन झील को, जो कि मौर्यों द्वारा निर्मित था, उसका जीर्णोद्धार इसने किया। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत ही प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख, जो कि गिरनार अभिलेख है, उसको जारी किया। इसके पहले सभी अभिलेख जो होते थे वो प्राकृत भाषा में रचित होते थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे, ठीक है। अब आइए कुषाण के बारे में पढ़ लेते हैं। पल्लव के बाद कुषाण आए, ठीक है, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया, उन्हीं में से एक कुल थे कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो कुजुल कडफिसेस था। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा की बात करते हैं तो कनिष्क था। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो पुरुषपुर या पेशावर था। कुषाणों को द्वितीय राजधानी, दूसरा राजधानी था वो मथुरा था। कनिष्क जो था वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और बैठने समय उसने एक संवत चलाया, इसे शक संवत कहते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति जो था वो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसमें प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। जिसकी शुद्धता की बात करते हैं तो गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्राएं थी उससे वो बेहतर थी, उत्कृष्ट थी, यानी कि उससे अच्छा थे, उससे बेहतर आप कह सकते हैं, ठीक है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए, ये बात सत्य है, ठीक है। कुषाणों ने उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। ये सोना तांबा सब जारी किए थे। सर्वाधिक, देखिए सर्वाधिक की बात करते हैं, देखिए सोना का सिक्का जो था शुद्ध था, ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी था। ज़्यादा की बात करेंगे तो गुप्त समय में ही आया था। अब तांबा की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये बनाया गया था, चलाया गया था। कनिष्क का राजवैद, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता, ठीक है, तो तांबा वाला सर्वाधिक था। कनिष्क का राजवैद जो था वो आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था तो वो चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविवाद सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहा है, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। कनिष्क के राजकवि की बात करते हैं तो अश्वघोष जो था वो बौद्ध का जो रामायण होता है वो बुद्ध चरित्र की रचना उन्होंने की थी। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघर्ष भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे, ठीक है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र जो था इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। कनिष्क की मृत्यु की बात करते हैं तो 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी, ठीक है। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है, ठीक है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण शुरू हो गया। तो ये रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे यहाँ तक मैंने आपको करा दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।